हेलो, हेलो, हेलो।
So good afternoon. Good afternoon to all of you. तो चलिए आज हम एक नए समय पे मिल रहे हैं और अगर आपको याद हो तो हम लोग फिजिक्स में अभी भी लाइट यानी प्रकाश के मामले में बातचीत कर रहे थे और जो लास्ट टॉपिक हुआ था हमारा वो ये था पूर्ण आंतरिक परावर्तन, है ना। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की बात हमने की थी। मुझे जहाँ तक याद है कि मैंने लिखवाया भी था कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं, यानी जब प्रकाश की किरणें आपके सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करें और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज़्यादा हो, है ना। ये क्रांतिक कोण है जहाँ पे 90 डिग्री है, तो प्रकाश की किरणें दूसरे माध्यम में ना जाके उसी माध्यम में लौट आती हैं और यहाँ पे एंगल I इज इक्वल टू एंगल R हो जाता है। और जब एंगल I इज इक्वल टू एंगल R हो जाता है तो फिर स्थिति ये बनती है कि इसी को आप कहते हैं TIR। यहाँ पे एक अलग डायग्राम के थ्रू बताया गया है, थोड़ा क्लीन और क्लियर है कि यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे ये रिफ्रैक्शन है। रिफ्रैक्शन का मतलब कि कांच से हवा में निकल गया और कांच से हवा में निकल गया तो अभिलंब से दूर चला गया, ये अभिलंब से दूर जा रहा है ना। लेकिन अगर हम क्रिटिकल एंगल पे ले आए, ये C क्रिटिकल एंगल है, यहाँ लिखा हुआ क्रिटिकल एंगल है, तो फिर ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा अभिलंब के साथ। और अगर हमने किसी भी तरीके से क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा कर दिया तो ये क्या है, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, तो फिर जिस एंगल से वो जाएगा उसी एंगल से वापस आएगा और एंगल I विल इक्वल टू एंगल R। तो ये आपकी जो है स्थिति बनती है किसकी, TIR की, है ना। और इस बात को भी आप समझते हैं कि TIR के लिए जो क्रांतिक कोण है, क्रिटिकल एंगल है, उसका मान अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग होगा। तो अलग अलग पदार्थों के लिए इसका मान अलग अलग होगा। अब कैसे अलग अलग होगा वो माध्यम के ऊपर डिपेंड करता है, हमें ऐसी कोई लिस्ट याद करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक बात तय है कि क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा की अगर हमने एंगल प्राप्त कर ली तो फिर प्रकाश की किरणें दूसरे माध्यम में न जाके वापस लौटेंगी, उसी माध्यम में घूम जाएंगी। और आपने इस बात को पढ़ा और जाना है कि हीरे जो होते हैं, डायमंड, वो बड़े चमकदार होते हैं, उनकी बड़ी अच्छी स्पार्कलिंग होती है, उसके अंदर चमक बहुत बढ़िया होती है। और वैज्ञानिकों ने इस बात को माना है कि इसके होने के पीछे कुछ कारण हैं। उसमें से एक कारण ये भी है कि हीरे में जब प्रकाश का प्रवेश होता है, अगर मान लो कोई हीरा है, लेट्स इमेजिन कि एक हीरा हम बना लेते हैं, बोर्ड पे तो बना ही सकते हैं, तो एक डायमंड है और उस डायमंड में जब प्रकाश का प्रवेश हुआ तो प्रकाश के प्रवेश के बाद ये प्रकाश मुड़ा और मुड़ने के बाद ये प्रकाश बाहर नहीं निकल पाया, बल्कि ये प्रकाश पूर्ण आंतरिक परावर्तन के चलते TIR के कारण अंदर ही मुड़ गया और अंदर मुड़ने के बाद यहाँ गया, यहाँ फिर TIR हो गया, तो फिर यहाँ से यहाँ आ गया और फिर यहाँ फिर TIR हो गया, है ना, फिर यहाँ से यहाँ आ गया। तो ये प्रकाश इस हीरे में और फिर जाके कहीं बाहर निकला। कहने का मतलब ये हुआ कि प्रकाश की किरणें जब हीरे के अंदर प्रवेश करती हैं तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण वो प्रकाश की किरण हीरे में कई बार घूम जाती है, अंदर ही कई चक्कर काट लेती है। और प्रकाश अगर अंदर चक्कर काट ले, राइट, प्रकाश अगर अंदर चक्कर काट ले तो फिर वहाँ पे एक स्थिति ये भी बनेगी कि आप पाएंगे कि थोड़ा सा हीरा जो है प्रदीप्तिमान हो गया, थोड़ा सा हीरा जो है उसके अंदर चमक आ गई, राइट। तो लिखिए एक पॉइंट, इसी बात को लिखिए, हीरे के चमकदार होने का कारण
चमकदार होने का कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा हीरे के अपवर्तनांक का अधिक होना है, तथा हीरे के अपवर्तनांक का हीरे के अपवर्तनांक का अधिक होना है, हीरे के अपवर्तनांक का अधिक होना है। राइट। एक और जगह पे हीरे के अलावा TIR का हम प्रयोग देखते हैं, और वो जगह है आपका ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर देखे आपने, है ना? नहीं देखे तो मैं दिखा सकता हूं आपको, देखे तो जरूरी होंगे, लेकिन अगर आप ऑप्टिकल फाइबर के बारे में बात करें, जैसे मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू दिखाता हूं। है ना? तो ऑप्टिकल फाइबर या ऑप्टिकल केबल होता है, हम आगे तो पढ़ेंगे इसके बारे में बहुत बढ़िया, लेकिन ये जो आप देख पा रहे हैं ना, ये ऑप्टिकल फाइबर है। एक डायग्राम के रूप में देखा जाए तो थोड़ा सा ऑप्टिकल फाइबर को समझ पाएंगे आप इसमें। ये पतली पतली कांच की तंतुएं होती हैं, है ना? या अगर हम सही मायने में देखें तो ये है, ये पतली पतली कांच की तंतुएं हैं। इसी को देखते हैं, क्या दिक्कत है। तो अत्यंत पतली कांच की ये तंतुएं हैं, और कई सारी तंतुएं हैं, आप देख पा रहे होंगे। देयर आर मेनी फाइबर्स पुट टुगेदर। एक फाइबर को तो चलिए हम कह देंगे कुछ, है ना? तो ये एक देख रहे हैं आप, तो इसमें एक एक जो ये तंतु दिख रही है ना, ये एक एक ऑप्टिकल फाइबर है। और बहुत सारे ऑप्टिकल फाइबर को अगर हम जोड़ दें, एक गट्ठर बना दें, तो उसको कहेंगे ऑप्टिकल केबल। और आप देख रहे होंगे इन सब के टिप पे प्रकाश है ना? तो ये ऑप्टिकल फाइबर ही है आपका, जिसके टिप पे आप प्रकाश के किरणों को निकलता हुआ देख सकते हैं। और ऑप्टिकल फाइबर जो होते हैं वो हमारे IT एंड कम्युनिकेशन में काम आते हैं। इसका इस्तेमाल हम करते हैं कहाँ पे? टेलीकॉम, इंटरनेट वगैरह में। ऑप्टिकल फाइबर के एक तंतु को अगर हम देखें, जैसे मान लीजिए मैंने एक तंतु निकाला, इसको निकाला यहाँ पे, तो एक तंतु कुछ ऐसी है। कांच की एक नलिका है, और कांच की इस नलिका में जब प्रकाश की किरणों का प्रवेश होगा, तो प्रकाश की किरणें ऐसे करके TIR के द्वारा आगे बढ़ेंगी। तो प्रकाश की किरण यहाँ से यहाँ पहुँचा, TIR हुआ, फिर यहाँ से यहाँ पहुँचा, TIR हुआ, फिर यहाँ से यहाँ हुआ, TIR हुआ, फिर यहाँ से यहाँ पहुँचा, TIR हुआ, और लगातार पूर्ण आंतरिक परावर्तन से गुजरता हुआ वो दूसरी तरफ निकल जाएगा। आप देख रहे हैं ये तार मुड़ के आ रही है, फिर भी प्रकाश को दूसरी तरफ निकाल देगी। तो ये बात आप जानते हैं, ब्रॉडबैंड वाईफाई में इन सब में यूज होता है। लिखिए, इस डायग्राम को बनाएंगे और लिखेंगे ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल मैं लिख देता हूं यहां पे, ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर या प्रकाशिकीय तंतु, या प्रकाशिकीय तंतु प्रकाशिकीय तंतु की कार्यप्रणाली, ऑप्टिकल फाइबर या प्रकाशिकीय तंतु की कार्यप्रणाली TIR पर आधारित है। TIR पर आधारित है। TIR पर
आधारित है। फुल स्टॉप। ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग, ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग संचार क्षेत्र एवं चिकित्सा क्षेत्र में किया जाता है। संचार क्षेत्र एवं चिकित्सा क्षेत्र में किया जाता है। संचार क्षेत्र एवं चिकित्सा क्षेत्र में किया जाता है। तो संचार में तो पता ही, टेलीकॉम, ब्रॉडबैंड, इंटरनेट, इन सब में इस्तेमाल करते हैं। और चिकित्सा में एंडोस्कोपी करते हैं। माउथ के थ्रू हम ऑप्टिकल फाइबर डालकर और अंदर की तस्वीरों को कंप्यूटर पे आराम से दिखा सकते हैं, है ना। तो ये काम हम कर सकते हैं। एक और TIR का एग्जाम्पल है जो आपने बचपन में पढ़ा होगा, उसको कहते हैं मृग मरीचिका। मृग मरीचिका का मतलब होता है, जो कई बार हम सड़कों पे भी देख लेते हैं गर्मी के दिनों में, कि दिल्ली की सड़क पे अगर गर्मी के दिनों में आप किसी वाहन में यात्रा कर रहे हो तो दूर किसी सड़क पर आपको जल के होने का एहसास होगा। आपको ऐसा लगेगा कि वहाँ पे पानी है। हालांकि आगे बढ़ेंगे तो पानी वानी का ऐसा कोई सीन होता नहीं है। और लगभग ऐसा ही कुछ स्थिति पैदा होती है रेगिस्तान में। और रेगिस्तान में जब ये बनता है तो इसको कहते हैं मृग मरीचिका, मिराज, है ना, मिराज कहते हैं। क्यों? इसके पीछे की कहानी देखिए। क्योंकि जब गर्मी का दिन होगा तो सतह, ये रेगिस्तान की जो सतह है या सड़क की सतह है, वो काफ़ी गर्म होगी। और ये जब गर्म हो जाएगा तो यहाँ की हवा उठकर ऊपर चली जाएगी। गर्म हवा ऊपर उठती है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो विरल हो जाएगा, ये विरल क्षेत्र बन जाएगा। और हवा ऊपर गई तो ये सघन क्षेत्र बन जाएगा। और अगर सघन से विरल की तरफ प्रकाश की किरणें आए तो आपने पढ़ा था कि TIR के चलते मुड़ के आंखों में प्रवेश करेगा। तो सघन से विरल की तरफ प्रकाश की किरणें आएंगी, TIR हो जाएगा। और TIR जब हो जाएगा तो व्यक्ति को इसके सीध में पेड़ दिखाई देगा। जरूरी नहीं कि हर बार दिखाई दे, लेकिन सारी अवस्थाएं अगर बन जाएं, एंगल, घनत्व के बीच में अंतर, सघनता, विरलता, तो आपको दिखाई देगा। तो लिख सकते हैं मृग मरीचिका, मृग मरीचिका TIR के कारण, TIR के कारण प्रकट होता है। TIR के कारण प्रकट होता है। इसमें रेगिस्तान, इसमें रेगिस्तान या गर्म सतह पर इसमें रेगिस्तान या गर्म सतह पर जल के उपस्थिति का भ्रम होता है। जल की उपस्थिति का भ्रम होता है, तो TIR के कारण ही होता है। तो हमारे देश में मृग मरीचिका जैसी घटनाएं देखने को मिलती है, लेकिन जो बहुत ठंडे प्रदेश हैं, अटलांटिक महासागर है ना, सब ट्रॉपिकल रीजन, वहां पे कुछ ऐसा दिखता है। वहां पे दिखता है कि पानी का जहाज पानी में न दिख के हवा में तैर रहा है। इसको कहते हैं लूमिंग। क्या कहते हैं इसको? लूमिंग। दैट इज कॉल्ड लूमिंग। बिल्कुल उल्टा। हमारे यहां ऐसा दिखता है कि जैसे पेड़ की प्रतिबिंब पानी पे बन रही हो, तो पेड़ ऊपर वाला नीचे दिखता है, उसको मृग मरीचिका कहते हैं। उनके यहां कुछ उल्टा ही दिख रहा है। उनके यहां क्या दिख रहा है कि जहाज पानी का है, लेकिन यहां पे बहुत ठंडी सतह है, कोल्ड। और जब कोल्ड होगा तो वायु यहां पे सघन, ठंडी वायु सघन, और ऊपर की वायु विरल, है ना। तो नीचे सघन, ऊपर विरल। अब सोचिए, अब स्थिति यह है कि यहां पे एक जहाज ऑलरेडी है, ये जहाज है यहां,
लेकिन इस जहाज की किरणें, ध्यान से देखिएगा, इस जहाज की किरणें जब सघन से विरल माध्यम में जाती हैं तो TIR के कारण, यहां पे TIR हुआ, वो लौटती हैं। और यहां पे कोई व्यक्ति खड़ा हो, यहां पे कोई व्यक्ति खड़ा हो तो उसको क्या होगा, उसको ये जहाज इसी सीध में हवा में टंगा हुआ दिखाई देगा। ध्यान दीजिएगा, TIR के लिए अनुकूल दशा कौन सी है? अनुकूल दशा TIR की एक ही है कि किरणें सघन से विरल माध्यम में जाए। तो मृग मरीचिका में आपने पढ़ा कि सतह गर्म होने के चलते गर्म वायु हो गई और ऊपर उठ गया, और ऊपर में सघन और नीचे में विरल, और प्रकाश की किरणें पेड़ के शीर्ष से यानी ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, यानी कि सघन से विरल की तरफ आ रही है। और सघन से विरल की तरफ निकलने के क्रम में TIR हो सकता है, और अगर हुआ तो मृगमरीचिका है। यहां पे उल्टा है, यहां पे है कि सतह इतनी ठंडी है कि सतह की वायु सघन और ऊपर की वायु विरल। सतह का जो जहाज है उसकी किरणें ऊपर जा रही हैं, लेकिन ऊपर जा रही हैं तो सघन से विरल माध्यम में जा रही हैं, TIR हो गया, और TIR हुआ तो नीचे लौटा, और नीचे लौटा तो एक व्यक्ति ने इसी सीध में जहाज को कहां देख लिया? इस जगह पे देख लिया। इसको लूमिंग कहते हैं। ठीक है, तो लिखिए, अत्यंत ठंडे प्रदेश के महासागरों में, अत्यंत ठंडे प्रदेश के महासागरों में अत्यंत ठंडे प्रदेश के महासागरों में जहाज हवा में उठा हुआ दिखाई देता है। जहाज हवा में उठा हुआ दिखाई देता है। इसे लूमिंग कहते हैं, इसे लूमिंग कहते हैं, जो TIR के कारण होता है, जो TIR के कारण होता है, TIR के कारण होता है। क्लैरिटी है? कोई दिक्कत? राइट। तो चाहे मृग मरीचिका हो, चाहे ये हो, TIR के कारण है। एक और पॉइंट देखिए, कई बार देखा होगा आपने कि कभी दरवाजे में या खिड़की के दरवाजे में हम कांच लगाते हैं ताकि पारदर्शिता मिले, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कांच चटक जाती है, कांच के अंदर दरार पड़ जाती है। और आपने पाया होगा कि जब भी कांच में दरार पड़ती है, वो दरार वाली जगह चमकदार हो जाती है, वो दरार की रेखा बहुत चमकदार हो जाती है। इसके पीछे भी TIR ही है, क्योंकि जैसे ही कांच में दरार पड़ी, इसका मतलब कि दरार पड़ने का मतलब है कि कांच के अंदर अब हवा है, उस दरार में हवा है, और जब भी प्रकाश की किरण कांच से हवा में प्रवेश करने की कोशिश करेगी तो TIR कुछ ना कुछ तो होगा, और वो दरार की सतह चमकीली प्रतीत होने लगेगी। तो एक और पॉइंट लिखिए, TIR के कारण ही, TIR के कारण ही TIR के कारण ही कांच में पड़ी दरारें, कांच में पड़ी दरारें चमकीली दिखाई देती हैं। चमकीली दिखाई देती हैं। कांच में पड़ी दरारें चमकीली दिखाई देती हैं। है ना? और आपको यह भी बता दूं कि जो हम आसमान में इंद्रधनुष देखते हैं, इंद्रधनुष के निर्माण में भी TIR एक सहायक की भूमिका निभाता है। हालांकि इंद्रधनुष तो हम पढ़ेंगे ही,
तो एक और पॉइंट लिखिए, इंद्रधनुष के निर्माण में, इंद्रधनुष के निर्माण में TIR, इंद्रधनुष के निर्माण में TIR सहायक है। इंद्रधनुष के निर्माण में TIR सहायक है ना। तो चलिए ये बात हो गई TIR की। तो TIR के उपयोगिता की बात हमने समझ ली थी, राइट। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है, और उस टॉपिक का नाम है, जो आप देख पा रहे हैं, ये टॉपिक आपने बचपन में पढ़ रखी है ना। प्रिज्म वाली ये घटना हम सब ने पढ़ रखी है बचपन में। इसको कहते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, है ना, यानी कि डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। राइट, यानी कि जब किसी प्रिज्म से हम सफेद प्रकाश को भेजते हैं तो प्रकाश 7 रंगों में विभाजित हो जाती हैं, विभक्त हो जाती हैं, और इसी को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। आप इस डायग्राम को बनाएंगे और आप पाएंगे कि पूरा का पूरा विब्जियोर बना, ऊपर में लाल है, नीचे में वायलेट है। हम ये कह सकते हैं कि जब प्रकाश की किरणें, वाइट प्रकाश की किरणें जब 7 रंगों में विभक्त होती है तो विब्जियोर नीचे से ऊपर की तरफ बनता है। और आप देखिए तो रेड को हम जानते हैं कि रेड मतलब होता है, लाल प्रकाश के बारे में हम कह सकते हैं कि इसके लैम्डा का मान मैक्सिमम होता है ना, और उसकी आवृत्ति का मान मिनिमम होता है। और वायलेट के बारे में आपने पढ़ा था कि इसके लैम्डा का मान इन सब में मिनिमम होगा 400 नैनोमीटर, और आवृत्ति का मान क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और अभी आप यहां पे देख पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं कि लाल प्रकाश का मुड़ाव सबसे कम होता है, बेंडिंग सबसे कम हुई, तो मिनिमम बेंडिंग, है ना। तो यहीं पे लिख लेते हैं मिनिमम बेंडिंग, और यहां पे क्या लिख रहे हैं, मैक्सिमम बेंडिंग। बेंडिंग मतलब मुड़ाव। इस बात को ध्यान रखना है, क्योंकि सोचो प्रकाश की किरणों की दिशा ये है, तो इसकी मुड़ाव तो कम हुई और इसकी मुड़ाव देखो इतनी हुई, तो मुड़ाव सबसे कम किसकी, लाल की। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि जिसका वेवलेंथ सबसे अधिक है उसका मुड़ाव सबसे कम होगा, और जिसका वेवलेंथ सबसे कम है उसका मुड़ाव सबसे अधिक होगा। यही कहानी ही है। तो इसको पहले तो अब बनाइए। अब सारे रंग का प्रयोग मत कीजिएगा, बस एक सिंपल तरीके से इसको सारे रंगों के साथ और लैम्डा और इनके मान के साथ बना लीजिए।
ओके, तो लिख लिया आपने। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण में इस बात को आपको ध्यान रखना है कि 7 रंगों में विभक्त होती है, बात तो तय बात है, आप सब जानते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा मुड़ाव, आप ये भी कह सकते हैं कि अलग अलग वेवलेंथ की जो किरणें हैं वो अलग अलग एंगल पे मुड़ती हैं। और यही रीजन है कि एक सफेद प्रकाश जिसमें 7 रंग है वो प्रिज्म से गुजरने के बाद अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाता है। इसमें कुछ भी अलग से लिखने की आवश्यकता हमें नहीं है, हम इसमें कुछ भी लिखेंगे नहीं, दैट इज ऑल, इसमें कुछ नहीं है ना। नेक्स्ट टॉपिक है, अगर आपने बना लिया हो तो, आई होप कि बना लिया है। नहीं बनाया तो मैं एक बार और आपको दिखा दूं, देख लीजिए, बना लीजिए। ओके फाइन। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा है, सेकंड टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो हमारा है प्रकाश का प्रकीर्णन। और कुछ नहीं था इसमें, दैट वाज ओनली बोर्ड। प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, है ना। प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। मिनिमम बेंडिंग मतलब सबसे कम मुड़ाव, मैक्सिमम बेंडिंग मतलब ज्यादा मुड़ाव, अभी तो बताया। तो प्रकाश के प्रकीर्णन यानी प्रकाश प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है कि जब भी प्रकाश की किरणें वायुमंडल से होकर गुजरती हैं तो धूल कणों के द्वारा प्रकाश की किरणें बिखेर दी जाती हैं, प्रकाश की किरणें बिखरती हैं। और उसमें बिखरने का जो दर है वो डिपेंड करता है वेवलेंथ पे। जैसे हम सब जानते हैं कि प्रकाश की जब भी बात होगी तो विबजियोर की बात होगी, तो VIBGYOR, यही है ना 7 रंग। और हम सब जानते हैं कि जैसे जैसे इधर से इधर जाएंगे लैम्डा का मान क्या होगा, कम होगा, क्योंकि आपने पढ़ रखा है कि लाल के लैम्डा का मान, वेवलेंथ का मान 700 है और वायलेट का 400 है ना। और ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे लैम्डा का मान कम होगा वैसे वैसे प्रकीर्णन बिखराव अधिक होगी। तो लाल का क्या होगा, सबसे कम प्रकीर्णन, सबसे कम प्रकीर्णन। और वायलेट का, ब्लू का, इंडिगो का, इन सब का क्या होगा, सबसे अधिक प्रकीर्णन। ये सब फिजिक्स की अवधारणाओं के हिसाब से है। कारण है कि फिजिक्स ने हमें यह बताया कि स्कैटरिंग, मैं यहां लिख भी देता हूं, फिजिक्स ने हमें भी बताया कि स्कैटरिंग यानी प्रकीर्णन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। अब चाहे तो इसको भी लिख सकते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो लिखिए, इसको भी बनाइए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा।
ठीक है। अब आप इस बात को समझिए कि जब भी सूर्य की रोशनी हम तक पहुंचती है तो सूर्य की रोशनी में ये सातों रंग है। सूर्य की रोशनी में ये सातों रंग है और इन सातों रंग में ये वाला एरिया धूल कणों से टकराकर बिखर जाता है और बाकी सब एरिया नहीं बिखरते हैं। क्योंकि ये वाला एरिया जो वायलेट, इंडिगो, ब्लू है, इस एरिया का तरंग दैर्घ्य कम है और इसमें प्रकीर्णन सबसे अधिक है। तो जब ये बिखरेगा तो आसमान कैसा दिखेगा? नीला। तो अगर कोई व्यक्ति आपसे ये पूछे कि आसमान नीला क्यों दिखता है, तो आप उसका एक सिंपल रीजन दे सकते हैं कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य की रोशनी जो पाती है हम में, तो उसमें 7 रंग होते हैं और प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। प्रकीर्णन कैसे होता है, किस तौर पे होता है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन जिसका तरंग दैर्घ्य कम होगा उसका ज्यादा होगा। चूंकि नीले, इंडिगो और वायलेट का तरंग दैर्घ्य कम होता है तो प्रकीर्णन ज्यादा होती है, बिखराव ज्यादा होता है। और अगर नीला प्रकाश बिखरा पड़ा हो आसमान के ऊपरी हिस्सों में तो आसमान कैसा दिखेगा? नीला दिखेगा। तो लिखिए, प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें प्रकाश की किरणें जब वायुमंडल से होकर गुजरती है, जब वायुमंडल से होकर गुजरती है, तब धूल कणों के द्वारा निम्न तरंग दैर्घ्य की किरणें, निम्न तरंग दैर्घ्य की किरणें निम्न तरंग दैर्घ्य की किरणें बिखर जाती हैं। निम्न तरंग दैर्घ्य की किरणें बिखर जाती हैं, है ना। अब देखिए, निम्न तरंग दैर्घ्य की किरणें जब बिखरेंगी तो कैसा होगा, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देख रहे हैं आप, सूर्य की रोशनी जब आ रही है तो उसमें सभी रंग हैं। धूल कण से टकराकर नीले रंग की ब्लू लाइट का स्कैटरिंग हुआ, इसके चलते आसमान कैसा दिख रहा है? नीला। और हम तक पीली प्रकाश पहुंच गई। जो सूर्य की प्रकाश होती है ना, वो हल्का पीला होता है। सुबह और शाम के समय तो सूर्य पीला ही दिखता है, क्योंकि अगर हम सूर्य के प्रकाश में से नीले वाले भाग को बिखेर दें तो हम तक जो प्रकाश पहुंचेंगे वो हल्का पीला पहुंचेगा, है ना। ध्यान दीजिएगा, कौन कितना बिखरेगा ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि उसका तरंग दैर्घ्य कितना कम है। तो लिखें, लाल का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। लाल का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। लाल का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। फलस्वरूप उसका प्रकीर्णन या बिखराव सबसे कम होता है। उसका प्रकीर्णन या बिखराव सबसे कम होता है। इसलिए खतरे के संकेत के रूप में खतरे के संकेत के रूप में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। कारण है कि लाल रंग अधिक दूर तक दिखेगा, तो लाल की प्रकीर्णन कम होगी तो लाल अधिक दूर तक दिखेगा। नीले की अधिक होगी तो नीला कम दूर तक दिखेगा। एक और पॉइंट लिखिए, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही
आसमान आसमान नीला दिखाई देता है। आसमान नीला दिखाई देता है तथा सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। क्योंकि आप अगर इन प्रकाश में से नीले प्रकाश के मान को हटा दें तो कुल मिला के क्या बच जाएगा? लाल बचेगा। तो लाल या हल्का पीला दिखने के पीछे रीजन यही है। राइट। तो अगर आप पृथ्वी से आकाश की तरफ देखें तो पृथ्वी से आकाश की तरफ देखने पे आकाश नीला दिखता है। हालांकि उसके लिए आपको दिल्ली से बाहर जाना पड़ेगा। दिल्ली की आकाश नीली नहीं दिखती क्योंकि इतने स्मॉग हैं कि क्या नीला देखेंगे आप। इसलिए दिल्ली पसंद ही नहीं है मुझे। आजीविका का संकट ना हो तो दिल्ली में इंसान रहे ही ना, मतलब मैं तो बिल्कुल ना रहूं। लेकिन मैं अपने जब घर जाता हूं तो वहां आसमान नीला दिखता है, और दिन हो या रात हो, यानी रात क्या शाम हो, नीला दिखता ही है क्योंकि प्रदूषण का स्तर कम है ना। लेकिन अगर देखा जाए तो अमूमन आसमान नीला है। लेकिन मान लीजिए कि अगर आप अंतरिक्ष यात्री हो और अंतरिक्ष यात्री के तौर पे अगर आप निकल जाएं और निकल के कहां चले जाएं? अंतरिक्ष में। और अंतरिक्ष में देखें आप तो अंतरिक्ष कैसा दिखेगा? क्या नीला दिखेगा? अंतरिक्ष तो नीला नहीं दिखेगा। भाई वायलेट, इंडिगो, ब्लू एक ही प्रकार का रंग है ना। तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, तो वायलेट, इंडिगो एंड ब्लू एक ही प्रकार के रंग हैं। कुल मिला के उसका इंपैक्ट क्या होगा? नीला ही होगा। नीला कोई एक रंग थोड़े है, नीला के इतने शेड हैं, सबको नीला कहते हैं, है ना। तो अगर आप वायुमंडल के बाहर जाके अंतरिक्ष को देखें तो काला दिखेगा। काला इसलिए दिखेगा क्योंकि प्रकाश के प्रकीर्णन की कोई धूल कण ही नहीं है वहां पे। प्रकाश अगर गया तो गया ही, कहीं रिफ्लेक्ट होकर आया नहीं। धूल कण अगर होता तो वो भी नीला दिखता। धूल कण नहीं है तो प्रकीर्णन और परावर्तन नहीं हो रहा। तो लिख सकते हैं वायुमंडल के बाहर अंतरिक्ष वायुमंडल के बाहर अंतरिक्ष काला दिखाई देता है। काला दिखाई देता है क्योंकि प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए आवश्यक धूल कण अनुपस्थित है। आवश्यक धूल कण अनुपस्थित है। राइट। तो चलिए ये भी बात हो गई।
तो इसलिए आप देखेंगे जब सूर्योदय सूर्यास्त के समय कुछ ऐसी तस्वीरें दिखती हैं आपको, नीला आसमान और नीचे सूर्य की रोशनी जब आप तक पहुंच रही वो पीला पीला है ना। तो ये सुबह और शाम लाल इसलिए ज्यादा दिखता है क्योंकि सुबह और शाम सूर्य को ज्यादा दूरी तय करनी पड़ती है। देखिए ध्यान से, अगर हम पृथ्वी को ऐसे मान लें, दिस इज अर्थ, ये अर्थ है और ये जो है ये वायुमंडल है। और देखिए ध्यान से, अगर सूर्य यहां है तो सूर्य की रोशनी इतना ट्रेवल करके आया तो वायुमंडल में ट्रेवलिंग उसकी क्या हो गई, बढ़ गई। लेकिन सूर्य जब यहां सर पे है तो वायुमंडल में ट्रेवल बहुत कम करेगा। तो यहां पे दूरी क्या है, ज्यादा है, यहां पे दूरी क्या है, कम है। जितनी कम दूरी ट्रेवल होगी उतना ही कम प्रकीर्णन होगा। इसलिए दिन के समय आसमान उतना नीला नहीं दिखता और सूर्य लाल भी नहीं दिखता। लेकिन सूर्योदय और सूर्यास्त के समय चूंकि सूर्य हमसे थोड़ा दूर होता है होराइजन पे और लंबी दूरी तय करके उसकी किरणें आती हैं, तो उसके किरणों की धूल कणों से टकराने की संभावनाएं काफी बढ़ी होती हैं। तो प्रकीर्णन ठीक ठाक होता है, तो आसमान भी नीला दिखता है और आसमान इतना नीला दिखता है कि सूर्य लाल दिखने लगता है। क्योंकि सूर्य के प्रकाश की सभी नीली चीजें निकल गई तो सूर्य लाल या पीला दिखने लगा। चलिए, क्लियर है? अब आइए आगे बढ़ते हैं। और एक मामला यह भी है कि इंद्रधनुष कैसे बनता है ना। तो आपको आज अच्छे अच्छे चित्र दिखाऊंगा मैं। इंद्रधनुष के चित्र देखिए आप। राइट, तो लिखिए इंद्रधनुष का निर्माण। टॉपिक है रेनबो फॉर्मेशन। रेनबो फॉर्मेशन, इंद्रधनुष का निर्माण टॉपिक का नाम है। मैं फिर कहूं कि दिल्ली में इंद्रधनुष तो क्या ही दिखेगा, हालांकि कभी कभी दिख जाता है, लेकिन अगर आप कभी पहाड़ों पे चले जाएं, स्वच्छ वातावरण में चले जाएं, तो वहां पे इंद्रधनुष आपको बड़ी अच्छे से दिख जाते हैं। राइट, तो ये देख रहे हैं आप, रंग देख रहे हैं, जो सातों रंग में विभक्त हुआ है वो बिना प्रिज्म के हो नहीं सकता। तो इन 7 रंगों की आभा को देखने के लिए आप 2 चीज आपको चाहिए। एक तो प्रकाश की किरणें चाहिए जो सूर्य से मिल जाएंगी, और प्रिज्म चाहिए। लेकिन प्रिज्म कहां से मिलेगा? तो प्रिज्म मिलेगा आपको बारिश की बूंदों से। यानी कि इंद्रधनुष के निर्माण में जो वायुमंडल में बारिश की बूंदें हैं ना, वो प्रिज्म की तरह कार्य करती हैं। देखिए ये बारिश की बूंद है, तो ये क्या है? बारिश की बूंद है। ये है वाटर ड्रॉप, वाटर रेन ड्रॉप है ना। तो रेन ड्रॉप, एक रेन ड्रॉप है। और ये क्या है? सूर्य की किरण है, सनलाइट। और सनलाइट जब इधर से ट्रेवल करके आया तो यहां पे पहले तो क्या हुआ? पहले हुआ यहां पे अपवर्तन। प्रकाश विरल से सघन माध्यम में प्रवेश किया। अपवर्तन के बाद जब इस सतह पे जाएगा तो यहां पे होगा TIR। TIR क्या हुआ? TIR। और TIR के बाद यहां प्रकाश की किरणें 7 रंगों में विभाजित होकर निकली, तो यहां पे प्रकाश का वर्ण विच्छेदन है ना। तो डिस्पर्जल, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो पहले तो इसको बनाइए आप, है ना, इसको बनाइए।
राइट। तो आप देखिए कि एक इंद्रधनुष के निर्माण के लिए अगर आप इंद्रधनुष बनाते हैं तो उसमें क्या क्या घटनाएं घटती हैं। पहला तो अपवर्तन होता है, दूसरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, और साथ में डिस्पर्जन ऑफ लाइट भी होता है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो पॉइंट लिखिए, पॉइंट लिखिए। इंद्रधनुष के निर्माण में, इंद्रधनुष के निर्माण में, इंद्रधनुष के निर्माण में बारिश की बूंदें, बारिश की बूंदें प्रिज्म की तरह कार्य करती हैं, प्रिज्म की तरह कार्य करती हैं, प्रिज्म की तरह कार्य करती हैं, है ना। फिर एक और पॉइंट लिखिए, प्रिज्म की तरह कार्य करती हैं। एक और पॉइंट लिखिए, इंद्रधनुष के निर्माण में प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, कॉमा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण, तीनों की भूमिका होती है, तीनों की भूमिका होती है। राइट। तो अभी अभी हमने पढ़ा भी था, ठीक है। अब आइए देखिए, एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, और वो है हमारा लेंस, है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है लेंस। लेंस को भी हमें पढ़ना है। जैसे हमने दर्पण पढ़ा था वैसे ही लेंस पढ़ेंगे। अब लेंस में मामला जो है दर्पण की तरह ही है थोड़ा बहुत, और लेंस के दो प्रकार होते हैं, है ना। एक को कहते हैं, एक को हम कह सकते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस, है ना, दूसरे को कह सकते हैं कॉनकेव लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस, राइट। तो कॉन्वेक्स लेंस और एक और है जिसको हमने कहा कॉनकेव लेंस, यानी कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस। अगर हम इसको ऐसे भी पढ़ें तो कह सकते हैं कि भाई ये उत्तल है, ये उत्तल है, और ये अवतल है। बात बहुत सिंपल सी है, और अगर हम इस लेंस की चित्र बनाएं तो इस तरीके से बना सकते हैं। दिस इज योर कॉन्वेक्स लेंस, और ये जो है आपका कॉनकेव लेंस है। वही कांच के फुटबॉल वाली परिकल्पना पे काम करेंगे। तो जैसे मैंने कहा था कि दर्पण बनाने के लिए कांच का फुटबॉल चाहिए, और कांच के फुटबॉल के एक तरफ से अगर हमने एक हिस्सा काट के निकाल लिया, और काट के निकालने के बाद उसके ऊपर अगर हमने चांदी की परत चढ़ा दी तो फिर वो दर्पण बनेगा। लेकिन इस बार क्या करना है, कांच के फुटबॉल से हमें दो तरफ से हिस्से काटने हैं, एक तरफ से और एक तरफ से, और दोनों को ऐसे मिला देना है। तो दोनों को जब ऐसे मिला दिया और बीच में जो खाली स्थान बच गई उस पर कांच भर दिया, तो आपको मिला क्या, कॉन्वेक्स लेंस। और अगर कांच के फुटबॉल के दोनों तरफ से अपने हिस्से को काटा और काटने के बाद ऐसे मिला दिया, इस तरीके से मिला दिया, तो क्या बना, कॉनकेव लेंस, है ना। तो कांच के फुटबॉल वाली जो कॉन्सेप्ट है
उस पे तो आपको ध्यान रखना ही है। राइट। अब देखिए कॉन्वेक्स लेंस में क्या स्थिति है मैं बताता हूं। क्योंकि कांच के फुटबॉल की परिकल्पना वही वाली है, तो आप जानते हैं कि कांच के फुटबॉल जिससे हमने काटे हैं उसका कोई केंद्र तो होगा। तो पहली बात कि लेंस के बीच के बिंदु को हम कहते हैं ओ, ऑप्टिकल सेंटर, और यहां पे एक होगा सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसको कहेंगे। तो भाई कांच के फुटबॉल का केंद्र जिससे हमने इस कांच की सतह को काट के निकाली है, और ओ और सी के बीच की दूरी को हम कहते हैं एफ। तो यहां पे 2 एफ होंगे, एक एफ नहीं होंगे, 2 एफ होंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा फिजिक्स में लोगों ने कहा कि सी के जगह पे हम इसको 2f कहेंगे। तो सी ना कह के हम लेंस में इसको 2f कहते हैं, लेकिन है वो सी ही, मैंने सी काट के 2f लिखा है। सेम कंडीशन यहां भी होगा। यहां भी देखेंगे तो बीच की सतह को O, यहां पे 2f जो बेसिकली सी है, हम सी भी कह सकते थे, काट दिया। यहां पे भी क्या होगा 2f जो बेसिकली सी हो सकता था, और इसके बीचों बीच की दूरी को हम f कहेंगे। तो कॉन्सेप्ट कमोबेश वही मिरर दर्पण वाली है, गोलीय दर्पण वाली ही है ना। क्योंकि भाई जिस कांच के फुटबॉल से आपने काट के निकाला है उस फुटबॉल का केंद्र तो होगा ना, तो उसको केंद्र को सी कहते थे, यहां 2f कह रहे हैं, तो सी इज 2f, है ना। पहले देख लीजिए, आप पहले समझिए इसको। और अब अगर फिजिक्स की एक अवधारणा है कि जब भी प्रकाश की किरणें आएंगी तो इस दिशा से आएंगी, बाईं तरफ से आएंगी। तो बाईं तरफ से प्रकाश की किरणों को अगर हम इस लेंस पे प्रहारित करें, 1 या 2 या 3 या 4, तो ये सभी किरणें इस फोकस पर आके केंद्रित हो जाएंगी। किस पे? इस फोकस पे। इसका मतलब ये हमारा प्रभावी फोकस है, यानी 2 फोकस में से किसी एक को मानना पड़ेगा। तो फोकस तो उसी को कहते हैं कि प्रधान अक्ष का वह बिंदु जिस पर प्रकाश की किरणें केंद्रित होती हैं या केंद्रित होती हुई प्रतीत होती हैं। तो यहां पे तो केंद्रित होगा। यहां पे क्या देखेंगे कि प्रकाश की किरणों को अगर हमने इसको छोड़ा यहां पे, तो ये प्रकाश की किरणों को इस प्रकार से फैलाएगा कि अगर फैली हुई प्रकाश की किरणों को हम पीछे की तरफ क्रॉस करें तो F पे, इस F पर वो क्रॉस होता हुआ प्रतीत होगा। तो ये वाला F प्रभावी है। अब ध्यान से देखिए इस बात को, पहले आप लिखेंगे नहीं, पहले आप समझेंगे। अब इस लेंस में हम 2-3 बातों को समझ सकते हैं। पहली बात कि उत्तल लेंस जो है हमारा, उत्तल लेंस, वो पहली बात तो ये समझिए कि वो अभिसारी लेंस है। तो अभिसारी प्रकृति का है, यानी कि कन्वर्जिंग लेंस है। कन्वर्जिंग लेंस का मतलब क्या है कि प्रकाश को केंद्रित करने का काम करेगा। दूसरी तरफ ये जो है ये अपसारी है, ये डाइवर्जिंग है, जो प्रकाश को फैलाने का काम करेगा। तो डाइवर्जिंग लेंस, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये देखिए मैंने कहा कि ये फोकस प्रभावी है, दिस इज द प्रभावी फोकस, ये फोकस प्रभावी है ना। और कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये फोकस किधर आएगा? कोऑर्डिनेट सिस्टम बताया था ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये जो फोकस होगा, फोकस इसका पॉजिटिव है, और फोकस कैसा है? रियल है, क्योंकि इस फोकस बिंदु तक आप उंगली रख सकते हैं। जबकि इसका फोकस लेंस के इस तरफ है। लेंस के इस तरफ होने का मतलब है कि -x पर है, तो इसका फोकस कैसा होगा? नेगेटिव। और इसका फोकस कैसा होगा? आभासी, वर्चुअल। अब आप इसको बनाइए, बनाइए।
ओके, तो what I am suggesting that you should follow the same principle that you have followed in mirror. बस मिरर में और इसमें थोड़ा चेंज हो जाता है। जैसे मिरर में हमने पढ़ा था कि कॉन्वेक्स मिरर जो था वो नेगेटिव था, यहां पॉजिटिव है। तो वो डिपेंड करता है कोऑर्डिनेट सिस्टम। याद होगा कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको अच्छे से हमने बात की थी कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये O है, ये प्लस x है, ये माइनस x है, और इसी हिसाब से F इधर आ रहा था तो पॉजिटिव लिख दिया, F इधर आ रहा था तो नेगेटिव लिख दिया। अब आप में से जितने लोग चश्मे पहनते हैं, राइट, मिरर अलग है, ये अलग है, दोनों अपने अपने स्तर पे सही है, दोनों में ऐसा नहीं कि एकदम सेम हो जाएगा। अब आप में से जो भी चश्मे पहनते हैं तो आपके चश्मे का नंबर नेगेटिव है ना, नेगेटिव। तो पहले तो आप में से जो भी चश्मे पहनते हैं, जो लोग के पास चश्मे हैं, आप सबके नंबर नेगेटिव में है कि नहीं? यस और नो बताइए। अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव लिख दीजिए, राइट। तो नेगेटिव है तो नेगेटिव लिख दीजिए, और किसी का पॉजिटिव है जिसकी चांसेस बड़ी कम होंगी। लेकिन मैं जहां तक जानता हूं आप सबके चश्मे जो हैं नेगेटिव नंबर के हैं, और जब भी आप कहते हैं नेगेटिव नंबर के हैं तो लेंस कौन सा लगा है? अवतल। यानी आप जो चश्मे पहन रहे हैं वो अवतल लेंस वाले हैं, क्योंकि उसका नंबर नेगेटिव है। डॉक्टर लिखते हैं नेगेटिव -0.5, -1, -1.5 ऐसे लिखते हैं। तो इसका मतलब इसी संदर्भ से है ना? क्लियर है? बिल्कुल। तो बहुत अच्छा, कुछ लोग चश्मे नहीं लगाते, राइट। हाँ, नेगेटिव ही होंगे। ऐसा नहीं कि मैंने कोई भविष्यवाणी की है या कोई मैं बाबा या ज्योतिषी हूं कि आपको बता दिया। सब विज्ञान है। कारण है कि कम उम्र में आपको जो आई डिफेक्ट होता है उसका नाम है मायोपिया, और मायोपिया का निदान होता है कॉनकेव लेंस से, और कॉनकेव लेंस का जो फोकस नेगेटिव होता है, इसलिए डॉक्टर कॉनकेव लेंस न लिखकर वो सीधा नेगेटिव लिख देते हैं, क्योंकि उससे भी काम चल जाता है ना? तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए उत्तल लेंस से कैसे प्रतिबिंब प्राप्त होंगे, हम इसकी बात समझेंगे। इसी बात को मैंने समझाया। देखिए यहां पे कन्वर्जिंग क्योंकि फोकस पे केंद्रित हो रहा है, और डाइवर्जिंग क्योंकि फैल रहा है, और ऐसे फैल रहा है कि अगर पीछे की तरफ करें तो सारे फोकस पे आएंगे। और चूंकि फोकस इधर है तो फोकस पॉजिटिव है, फोकस इधर है तो फोकस नेगेटिव है। अब आइए एक टॉपिक लिखिए, और लिखेंगे आप उत्तल लेंस से प्राप्त प्रतिबिंब। उत्तल लेंस से प्राप्त प्रतिबिंब। उत्तल लेंस से प्राप्त प्रतिबिंब
राइट। तो देखिए उत्तल लेंस बनाते हैं। एक उत्तल लेंस कुछ ऐसा है, थोड़ा गड़बड़ बन गया, दोबारा बनाएंगे। तो दिस इज योर, ये उत्तल लेंस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये F है, ये 2F है, ये F है, ये F है और ये 2F है। अब देखिए प्रतिबिंब कैसे बनेंगे, बहुत क्लैरिटी के साथ समझना है आपको, राइट। अगर आपने किसी वस्तु को अगर आप लेंस से देख रहे हैं, अगर आप लेंस से किसी चीज को देख रहे हैं, लेंस आपके सामने है, आप इस तरफ हैं, और अगर आपकी वस्तु इस दूरी में है, F के अंतर्गत है ना, तो अगर वस्तु, यहां लिख रहा हूं मैं, वस्तु F के अंदर अगर है तो जो प्रतिबिंब बनेगा वस्तु F के अंदर है। तो अगर वस्तु F के अंदर है तो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी, सीधा एवं बड़ा बनेगा, आभासी, सीधा एवं बड़ा बनेगा अगर F के अंदर है तो। और अगर वस्तु, अगर जिस ऑब्जेक्ट को देखना चाहते हैं वो F से बाहर है, कहीं भी है, अगर वो वस्तु F, तो वस्तु F से बाहर, फोकस से बाहर है, तो ऐसी स्थिति में यह बनाएगा वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब। आकार प्रकार छोटी बड़ी हो सकती है। इस मामले में यह किससे मैच कर रहा है? इस मामले में मैच कर रहा है कॉनकेव लेंस, कॉनकेव दर्पण से, है ना, कॉनकेव दर्पण से। अगर आपने मैग्नीफाइंग ग्लास का प्रयोग किया है तो आप जानते होंगे, मैग्नीफाइंग ग्लास वो ग्लासेस होती हैं जिससे आप पेपर पर छपे अक्षर को बड़ा करके देखते हो। तो पेपर पर छपे अक्षर को बड़ा करने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास को पेपर के करीब लाना पड़ता है, यानी आप जिस अक्षर को बड़ा करना चाहते हैं वो फोकस के अंदर रहे, और जब वो फोकस के अंदर आता है तो उस अक्षर की प्रतिबिंब बनती है आभासी, सीधा और बड़ा, बड़ा बन जाता है वो। तो क्या अक्षर वाकई बड़ा हो गया? नहीं, वाकई बड़ा नहीं हुआ, आभास ऐसा हुआ कि बड़ा हो गया। तो आभासी है, सीधा है और बड़ा है। तो ये जो स्थिति है, यहां पे इसी बात को लिखेंगे, इस पॉइंट पे लिखेंगे कि ये जो मामला है, मैं यहां पे लिख रहा हूं, ये जो स्थिति है, देखिए ध्यान से, ये है मैग्नीफाइंग ग्लास या सरल सूक्ष्मदर्शी की प्रणाली, सरल सूक्ष्मदर्शी की प्रणाली। लेकिन आपके क्लासरूम में, आपको पता होगा क्लासरूम है आपकी, है ना, और उस क्लासरूम में आप बहुत जल्दी लौटेंगे, दिसंबर फर्स्ट वीक में आप उस क्लासरूम में लौट जाएंगे। तो लगभग सारी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं, सरकार के द्वारा अब कदम लिए जाने बाकी हैं जिनका आश्वासन उन्होंने दे दिया है, और दिसंबर फर्स्ट वीक के अंदर हम अपनी विधिवत ऑफलाइन क्लास की शुरुआत कर लेंगे। तो अगर प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा बन रहा है जब F से बाहर है, तो ये किसकी परिकल्पना है? इसको भी देख रखा है आपने, क्लासरूम में प्रोजेक्टर देखा होगा, प्रोजेक्टर के द्वारा पर्दे पर जो प्रतिबिंब बनती है, प्रोजेक्टर के द्वारा पर्दे पर प्रतिबिंब जो बनती है वो वास्तविक और उल्टा होता है। अब आप कहेंगे कि नहीं, वास्तविक और उल्टा कैसे? वास्तविक इसलिए कि उस प्रतिबिंब को आप छू सकते हैं, आप जाके क्लासरूम के पर्दे पे जो प्रतिबिंब बनती है उसको टच कर सकते हैं। और वो उल्टा है, आप कहेंगे नहीं, मैं तो सीधा ही देखता हूं क्योंकि मैं खड़ा होता हूं सीधा और प्रतिबिंब भी सीधी बनती है। लेकिन अगली बार जब क्लासरूम आइएगा तो देखिएगा कि प्रोजेक्टर जो है वो उल्टा है, वो प्रोजेक्टर उल्टा लगा हुआ है, तो उल्टे का उल्टा आपको सीधा दिखता है।
प्रोजेक्टर उल्टा टंगा हुआ है, तो उल्टा टंगा हुआ का उल्टा अगर हो जाए तो सीधा ही हो जाएगा ना। तो इस पॉइंट को भी लिख लीजिए, ये पूरा बनाइए, अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो पूछिए। तो हेडिंग था अवतल लेंस से प्राप्त प्रतिबिंब। ओके, अब चश्मे का नंबर भी मैं ही बता दूं। चलिए, तो ये क्लैरिटी हो गई आपको, इस डायग्राम में ही सब कुछ क्लियर है कि उत्तल लेंस जो होंगे वो दो प्रकार से प्रतिबिंब आपको देंगे। चित्र बना के इसलिए बताया ताकि क्लैरिटी से बात समझ में आ जाए, है ना। फिर लिखिए नेक्स्ट टॉपिक, अवतल लेंस से प्राप्त प्रतिबिंब। अवतल लेंस से प्राप्त प्रतिबिंब।
है ना। और अवतल दर्पण का सीधा हिसाब किताब उत्तल दर्पण की तरह है, अवतल लेंस का हिसाब किताब उत्तल दर्पण की तरह है। अब अवतल लेंस में क्या है ना कि कहीं भी कुछ भी रख दें हमेशा प्रतिबिंब बनेगा आभासी, सीधा और छोटा। हम ऐसे लेंस नॉर्मली नहीं देखते हैं अपने जीवन में, लेकिन आप पढ़िए, लिखिए, यह हमेशा यह हमेशा आभासी, सीधा और छोटा आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। आभासी, सीधा और छोटा। एक बात तो सीख ही गए आप, आभासी हमेशा ही कैसा होता है? सीधा होता है। राइट। लिखिए इसका प्रयोग इसका प्रयोग कैमरे या सूक्ष्मदर्शी के कैमरे या सूक्ष्मदर्शी के आई पीस, जिसमें देखते हैं ना आई पीस, कैमरे या सूक्ष्मदर्शी के आई पीस। कभी कैमरे के अंदर देखते हो तो दिखाई देता है ना, कैमरे के अंदर से जब देखते हो तो आपको पूरी की पूरी तस्वीर दिखती है एक छोटा छोटा करके, है ना। तो इसका प्रयोग कैमरे या सूक्ष्मदर्शी के आई पीस में किया जाता है, आई पीस में किया जाता है ना। और एक और पॉइंट लिखिए, इसका प्रयोग प्रकाश फैलाने वाले, प्रकाश को फैलाने वाले फ्लैश लाइट, टॉर्च फ्लैश लाइट जो हम यूज नहीं करते लेकिन कई बार हो सकता है, इसका प्रयोग प्रकाश को फैलाने वाले फ्लैश लाइट में किया जाता है, फ्लैश लाइट में किया जाता है। फिगर में आभासी सीधा और बड़ा नहीं दिखेगा, है ना, क्योंकि फिगर में आभासी है ना, तो कैसे दिखेगा। है ना। और अगर आपको देखना है तो 10th क्लास की एनसीईआरटी किताब निकाली, उसमें आपने पढ़ रखे हैं। राइट। अब आपने पूछा कि पावर ऑफ लेंस कैसे निकाल लेंगे, है ना।
तो डॉक्टर पावर के बारे में कैसे बात करते हैं, तो एक टॉपिक और पढ़ते हैं और वो है पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस, लेंस की शक्ति। तो टॉपिक है लेंस की शक्ति, है ना। तो लेंस की शक्ति का फॉर्मूला बहुत क्लियर है ना। तो पहले एक तो पॉइंट लिखिए, और लिखिए लिखिए यह लेंस के द्वारा या लेंस के द्वारा प्रकाश के किरणों को मोड़ने की क्षमता प्रकाश के किरणों को मोड़ने की क्षमता का प्रदर्शन करता है। यह लेंस के द्वारा प्रकाश के किरणों को मोड़ने की क्षमता का प्रदर्शन करता है। तो लेंस प्रकाश की किरणों को कितना मोड़ेंगी, इसी को कहते हैं पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस कुछ नहीं है, यही कहानी है ना। और पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, P इज इक्वल टू 1/f। जहां पे ध्यान दीजिए P क्या है, पावर ऑफ लेंस है, और F क्या है, फोकस दूरी है, फोकल लेंथ। तो इससे ये बात समझ में आ गई एक चीज, और वो ये बात समझ में आई क्या, कि अगर हम इसी चीज को देखें दूसरे शब्दों में तो हम सिंपल कह सकते हैं कि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकस। यही तो निकल के आया। इसका मतलब यह है कि फोकस जितना ज्यादा होगा पावर ऑफ लेंस उतनी ही कम होगी। पहले तो लिख लीजिए, सिलेंड्रिकल लेंस भी बताऊंगा विपुल, डोंट वरी। तो इस फॉर्मूला को आप पहले समझने की कोशिश करें। ओके,
अब देखिए इसी चीज को प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये बात होगी। जैसे मान लीजिए हमने एक लेंस लिया, अब ये लेंस मोटा है, मोटा लेंस है, तो लेंस जब मोटा होगा तो O और F इसकी नजदीक होगी और ये 2F है। और एक लेंस है जो पतला है, और पतला लेंस होगा तो फुटबॉल जिससे काट के लेंस बनाया है वो बहुत बड़ा होगा, तो इसका O ये है, इसकी F यहां है, F दूर है ना, देख रहे हैं, इसकी F जो है वो दूरी पर है, F दूरी पे है, और 2F तो और दूर है, हमें मतलब F से है ना। अब देखिए अगर यहां पे हम एक चीज कैलकुलेट करें कि अगर हम समानांतर प्रकाश की किरणों को यहां छोड़ें तो ये ऐसे मुड़ेगा, यानी इसके मुड़ने का एंगल देखो इतना ज्यादा है। और अगर यहीं पे समानांतर प्रकाश की किरणों को हम यहां देखें तो वो क्या होगा, आराम से मुड़ेगा, बहुत शैलो, मैंने तो ज्यादा ही मोड़ दिया, बट बहुत आराम से मुड़ेगा। और आराम से मुड़ेगा तो क्या होगा, इसके एंगल कम, तो मुड़ाव का एंगल कम। आप देख रहे हैं, दोनों को देखिए आप। अब यहीं पे देखिए, देखिए लेंस अगर मोटा है, लेंस अगर मोटा है तो उसकी फोकस दूरी, उसके F का मान कम है, और F का मान कम है तो प्रकाश का मोड़ना अधिक है, और चूंकि प्रकाश का मोड़ना अधिक है इसलिए इसका पावर अधिक है ना। इधर देखिए तो यहां पे लेंस पतला है ना, तो उसके बनिस्पत इसका F जो होगा दूर होगा, अधिक होगा, और प्रकाश का मुड़ाव जो होगा वो अपेक्षाकृत कम होगा, और कम मोड़ने का मतलब पावर जो होगी इसकी कम होगी। आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं, है ना। तो इस बात को आप समझें अच्छे से, एक बार लिखिए। कोई भी इसमें प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि बचपन से जो हमने सीख रखी है एक बात, बचपन से इस बात का ज्ञान हमें कहीं ना कहीं था कि अगर लेंस बहुत मोटा है तो पावर अधिक होगा। और आप देख रहे हैं कि फिजिक्स के नियम के हिसाब से भी बात सच साबित हो रही है कि लेंस अगर बहुत मोटा है तो फिर पावर अधिक है। कई बार हम अपने दोस्त को बहुत मोटे चश्मे लगाए हुए देखते हैं तो कह देते हैं कि भाई ये तो बड़ा मोटा लेंस है, बहुत पावर है क्या। बिल्कुल सही बात है ना। अब एक और बात आप समझने की कोशिश कीजिए कि इस पावर ऑफ लेंस की इकाई क्या होती है। तो एक छोटा सा पॉइंट इधर बना लेते हैं कि पावर ऑफ लेंस की इकाई, यूनिट क्या होती है। तो वो होता है डायोप्टर्स, जिसको D से डिनोट करते हैं, डायोप्टर्स या D से डिनोट करते हैं। राइट। तो पावर ऑफ लेंस की इकाई होती है डायोप्टर्स या D से डिनोट कर सकते हैं। तो डॉक्टर जो होते हैं वो आपके चश्मे के नंबर कैसे लिखते हैं, देखिए ध्यान से, वो लिखते हैं -0.5D, और ये लिखेंगे क्या, लेफ्ट के लिए, तो लेफ्ट लिख देंगे इधर, और फिर इधर राइट लिखे क्या लिखेंगे, -0.1D राइट के लिए। तो देख रहे हैं आप,
तो लेफ्ट आंखों में जो चश्मा लगेगा उसका पावर होगा -0.5, यानी इसके प्रकाश के मोड़ने की क्षमता थोड़ी कम होगी। राइट वाला आंख मायोपिक ज़्यादा है तो इसमें -1 लिख दिया मैंने, इसमें होगा, इसमें हम थोड़ा बदलेंगे, इसमें उन्होंने लिखा डॉक्टर साहब ने -1.0D, यानी कि इसमें जो लेंस है उसकी शक्ति मोड़ने की ज़्यादा है। डी की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी लेंस के प्रकाश को मोड़ने की शक्ति उतनी ही ज़्यादा होगी। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो चलिए, लेंस भी पढ़ लिया हमने, प्रकाश के अंतिम चरण में आ चुके हैं। और अब हम अगली बार जब मिलेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे आंखों के डिफेक्ट के बारे में। आपको याद होगा बायोलॉजी की कक्षा में मैंने कहा था कि आई अभी पढ़ लेते हैं और लेंस पढ़ने के बाद पढ़ेंगे मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, एस्टिग्मेटिज्म। तो कल की क्लास में हम इसी बात को पढ़ेंगे, है ना? सही चीज़ को सही समय पे पढ़ेंगे तो कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया बनेगा। और एक अच्छी सूचना मैं आपको दे दूं कि दिसंबर फर्स्ट वीक में हमारी ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो जाएंगी। आप देख रहे होंगे कि मैं भी थोड़ा ठहर के रुक के पढ़ा रहा हूँ, कारण कि मैं चाहता हूँ कि आप ऑफलाइन में आमने सामने में पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा लगे, हमारी कॉन्सेप्ट के स्तर पे ज़्यादा दिक्कत ना हो। हालांकि दिक्कत नहीं होने दूंगा मैं, रीज़न ये है कि जानबूझ के मैंने बायोटेक को रोक रखा है। अदरवाइज मैं बायोलॉजी के बाद बायोटेक पढ़ाता हूँ, नैनोटेक, रोबोटिक्स पढ़ाता हूँ, लेकिन आपकी क्लास में बायोलॉजी के बाद मैंने फिजिक्स शुरू कर दिया, क्योंकि ये तो 9वीं 10वीं में पढ़ ही रखा है और ये थोड़ा सा साइंस है। लेकिन मेंस का जो सिलेबस है, बायोटेक, नैनोटेक, रोबोटिक्स, स्पेस, ये सब तो ऑफलाइन में पढ़ें तो ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है? तो अब हम लोग कल मिलेंगे और कल मिलेंगे तो इस यात्रा को और आगे की तरफ लेकर चलेंगे। ठीक है? कोई सवाल तो नहीं है आप लोगों के पास? तो रिवीजन कीजिएगा और बायोलॉजी के टेस्ट मैं करवाऊंगा, तो बायोलॉजी को आप रेडी रखें। और बायोलॉजी को इसलिए रेडी रखें क्योंकि बहुत जल्दी आपको मैं कल तक अनाउंस करूंगा, परसों तक, कि पूरी बायोलॉजी का एक टेस्ट आपका होगा और उस टेस्ट को आप ऑब्जेक्टिव के स्तर पे देंगे, तो आप उसकी तैयारी साइड बाय साइड करते रहिए। राइट? सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। आई विल सी यू टुमारो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।